ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात कर लेते हैं इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव की। तो इस तनाव के बीच जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री आज जेनेवा में ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। बैठक में ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी के साथ साथ ईयू हाई रिप्रेजेंटेटिव भी इस उच्च स्तरीय वार्ता में शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक समाधान खोजना है। ये वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर लगातार बढ़ते दबाव के बीच हो रही है। यूरोपीय संघ की मध्यस्थता में होने वाली ये बैठक क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। और इजराइल ईरान संघर्ष के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्तों में इस बात का फैसला करेंगे कि इजराइल ईरान संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल होगा या नहीं होगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि इस मामले में बातचीत की पर्याप्त संभावना है। लेविट ने पत्रकारों से कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का सीधा संदेश है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निकट भविष्य में ईरान के साथ वार्ता की एक महत्वपूर्ण संभावना है, चाहे वो हो या ना हो। मैं अगले 2 हफ्तों के अंदर इस बात का फैसला करूंगा कि अमेरिका को सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ जाना है या नहीं। और इस बीच ईरान ने इजराइल से जारी संघर्ष में किसी तीसरे पक्ष के दखल पर तत्काल कार्रवाई करने की धमकी दी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो विभिन्न संभावित स्थितियों के लिए पूर्ण रणनीति के साथ तैयार है। 1 सप्ताह से जारी तनाव के बीच ईरानी परिषद ने ये बयान जारी करते हुए कहा है, शत्रु के साथ संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि क्षतिपूर्ति नहीं की जाती। बयान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इजराइल के खिलाफ टकराव जारी रहेगा। हालांकि बयान में अमेरिका या किसी अन्य देश का नाम जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया, लेकिन संदेश साफ था कि ईरान किसी बाहरी हस्तक्षेप को युद्ध की नई लकीर मानकर तुरंत कार्रवाई करेगा। और ईरान इजराइल संघर्ष से जुड़ी ज्यादा अपडेट के लिए अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात अखिलेश, बात करें ईरान और इजराइल लगातार एक दूसरे पर हमला करना लगातार जारी रखे हुए हैं। सीजफायर की कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, सीजफायर का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा है। ना इजराइल रुकने वाला है और ना ईरान झुकने वाला है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि इस भीषण युद्ध का भविष्य आखिर कैसा होगा? देखिए, अभी जो इधर के दिनों में जितने संघर्ष हुए हैं उन सारे संघर्षों के प्रति लोगों का अनुमान यही रहा कि वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो सारे संघर्ष जल्दी खत्म नहीं हुए। आपने देखा कि रूस यूक्रेन का जो संघर्ष हुआ वह भी लगा था कि 3-4 दिन की बात है, रूस जैसी बड़ी ताकत और यूक्रेन जैसा छोटा देश 3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 3 साल हो गए। उसी तरह से इजराइल हमास के बीच में भी लगा कि इजराइल हमास के बीच 7 अक्टूबर 2 साल उसको भी हो गए 7 अक्टूबर के बाद। तो इस तरीके से कहे कि अभी के दिनों में जो तकनीकी क्षमता सभी देशों ने हासिल की है। हमास की बात अगर करें तो हमास तो पूरा स्टेट भी नहीं है, लेकिन 2 साल से वो भी लड़ाई लड़ रहा है। अब इजराइल और ईरान की बात है, दोनों पूर्ण स्टेट है, दोनों स्वतंत्र राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है और दोनों ने लगातार अपनी क्षमता में विस्तार किया है। पिछले 50 सालों से इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान ने भी अपने तेवर काफी कड़े किए हैं और उसने पूरी जो अपनी जनता, अपना पूरा सिस्टम, उस पूरे सिस्टम को हार्डन किया है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी है। तो इस रूप में कहे कि अभी यह समझना कि तुरंत सीज फायर हो जाएगा ये बिल्कुल संभव नहीं दिखता, लेकिन निश्चित तौर पे जब रणनीति की स्थितियां ऐसी हो जाती है कि किसी एक पक्ष को लगने लगता है कि अब हम शांति की ओर बढ़े तो निश्चित सिल्वर लाइनिंग दिखने लगती है। अखिलेश, बीच इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते जो सैन्य तनाव है उसके बीच जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री आज जेनेवा में ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। कहीं ना कहीं इस बैठक का उद्देश्य जो है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक कूटनीतिक समाधान खोजना है।
हाँ, निश्चित तौर पे यही मैं बोल रहा था कि यही एक सिल्वर लाइनिंग है कि जब अन्य देश भी इसमें सक्रिय हो जाते हैं कि इस युद्ध को किसी तरीके से रोका जाए, और जब एक पक्ष को ये लगता है कि ज्यादा क्षति हो सकती है, तब इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और अब जब जिस तरीके से हमले हो रहे हैं ईरान पे, ईरान के लोग ज्यादा मारे जा रहे हैं और ईरान के स्टेक्स ज्यादा है, क्योंकि ईरान ने अपने देश को भी बचाना है जो पिछले कह सकते हैं कि 2 दशक से सैंक्शन से गुजर रहा है। ईरान में स्थितियां अगर ज्यादा होगी तो लोगों को आशंका इस बात की भी है कि वहां भी विद्रोह हो सकता है। तो इस बात को लेकर ईरान राजी हुआ है E3 से बात करने के लिए जिनेवा में। पिछले संडे को उनको बात करना था अमेरिका से, अगर वो बात होती तो शायद स्थिति आज यहां तक नहीं पहुंचती, शायद कोई दूसरी स्थिति पहुंच जाती। इस बीच में ट्रंप ने अपने तेवर तो कड़े किए हैं, लेकिन उन्होंने एक लंबा रोप दिया है ईरान को कि एक आप 2 सप्ताह का समय दे रहे हैं ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल, 2 सप्ताह के बाद हम ट्रंप की जो स्थिति है ना अखिलेश, वो असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। वो साफ तौर पे कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और उधर ईरान ने भी इनडायरेक्टली धमकी दे दी है कि कोई भी अगर दूसरा देश जो है वो हस्तक्षेप करेगा तो वो भी जो है अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, ये अमेरिका की असमंजस की स्थिति से ज्यादा कहें कि अमेरिका की रणनीति है कि जितनी देर तक वो खुद के इन्वॉल्व होने को टाल सके उतना ज्यादा उनके हित में है। और जब अमेरिका एक बार किसी चीज में इन्वॉल्व होता है तो पूरी तैयारी के साथ इन्वॉल्व होता है। ऐसा नहीं कि एक बम गिराए और निकल कर चले आए। तो और अमेरिका जब इसमें शामिल होगा तो पूरी तैयारी के साथ उनको शामिल होगा, और पूरी मध्य पूर्व और मध्य पूर्व से अलग भी आपको कह सकते हैं कि अरब सागर की तरफ भी, हिंद प्रशांत की तरफ भी उनको अपनी तैयारियां पूरी करनी पड़ेगी। तो ये 2 सप्ताह का जो समय डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं, वो 2 सप्ताह का समय है दरअसल पूरी तैयारी करने के लिए उनका। और इससे ईरान को भी एक संदेश जाएगा कि अगर 2 सप्ताह के समय में नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे हमले जो है बढ़ सकते हैं, अमेरिका भी शामिल हो सकता है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन का समय दिया था ईरान को, और 60 दिन के समय के बाद ईरान जब वार्ता के टेबल पे नहीं आया, तो उसके बाद देखिए IAEA की रिपोर्ट आ गई। IAEA की रिपोर्ट में कहा कि एकदम बहुत नजदीक है ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए, उसकी घोषणा करने के लिए। उसके बाद प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इजराइल ने कर दिया, और उसके बाद लगातार जारी है। दोनों तरफ से कोलेटरल डैमेज हो रहे हैं। लेकिन इजराइल का जो रुख देखेंगे, इजराइल के रुख में बिल्कुल साफ है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनने देंगे और बैलिस्टिक मिसाइल पर वो रोक लगाना चाहते हैं। और तीसरी बात आज ही नेतन्याहू ने यह भी कही है कि रेजिम चेंज हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन रेजिम चेंज की तरफ भी बढ़ सकता है, कंसिक्वेंसेज रेजिम चेंज की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये 3 रेड लाइंस दिखा दिया गया है ईरान को कि ये 3 आपके तरफ से 3 स्थितियां हैं कि तीनों स्थितियों पर इजराइल बढ़ सकता है। अब देखना होगा कि यूरोपीय जो 3 देश हैं E3, उनके साथ आज जो फ्राइडे को बातचीत होती है, वो बातचीत में ईरान किस हद तक राजी होता है अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए। क्या किसी तीसरे देश में स्थानांतरित करेंगे वो अपने परमाणु कार्यक्रम जो शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए वो दावा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक बहुत आज कहे कि बहुत अग्नि परीक्षा की घड़ी है ईरान के लिए कि आज वो जब 3 E3 जो कि JCPO में भी बिल्कुल अखिलेश, सवाल यही है, अग्नि परीक्षा की घड़ी है, और सवाल यही है कि कैसे और कब हल निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि किसी भी अंतरराष्ट्रीय विवाद को सुलझाने का क्या सही तरीका युद्ध हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और इससे क्या कोई हल निकलता हुआ कभी नजर आएगा? क्या बातचीत जरूरी नहीं है? ये बड़े सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात भारत लगातार कहता रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे कि देखिए डिप्लोमेसी, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप संघर्ष में चले भी जाते हैं तो फिर भी आपको डायलॉग में आना पड़ता है। इसीलिए डायलॉग और डिप्लोमेसी की हमेशा संभावना बनी रहती है और हमेशा जरूरत बनी रहती है। युद्ध बिल्कुल विकल्प नहीं है, और आज की तारीख में युद्ध तो बिल्कुल विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर 2 नेता ये सोच ले कि हमको युद्ध में जाना है, लेकिन पूरी जनता उसे हताहत होती है, पूरी जनता प्रभावित होती है, पूरा देश उससे बर्बाद हो जाता है। आप देखिए हमास का एक ग्रुप ने अगर वो घटना को अंजाम दिया और उसके बाद आज पूरी गाजा की पट्टी लगता है कि जैसे खंडहर में तब्दील हो गई है, पूरा सीरिया खंडहर में तब्दील हुआ पड़ा है, असद को भागना पड़ा है इसके चलते। तो ऐसी स्थितियां होती है कि अगर आप डायलॉग और डिप्लोमेसी कोई शुरू से ही करते रहे तो ये स्थिति नहीं आती है, निश्चित तौर पे युद्ध की स्थिति नहीं आती है। और पूरा इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी समाधान की ओर नहीं ले जाता, युद्ध बर्बादी की ओर ले जाता है, और अंत में आपको फिर वार्ता के टेबल पे बैठना मजबूरन पड़ना पड़ता है। बिल्कुल, युद्ध कभी समाधान की ओर नहीं लेकर जाता है, लेकिन ईरान और इजराइल में जिस तरह के संघर्ष जारी है उस पर लगातार ताजा अपडेट हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन दे रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए नया सवेरा।